प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंटरपोलेशन में अनइक्वल इंटरवल डेटा के लिए इंटरपोलेशन वाले टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। ठीक, पिछली क्लास में हम लोगों ने लेग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है उसका डेरिवेशन किया था, समझा था, उसको डिराइव किया था, कैसे उसको यूज करना है, यूज करते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, इसके ऊपर हम लोगों ने एक छोटा सा डिस्कशन किया था। नाउ आज हम लोग लेग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और इस टॉपिक में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ठीक, लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपका पूरा का पूरा फोकस ये होना चाहिए कि लेग्रांजेस फॉर्मूले में जो चीज हम लोगों ने समझी थी अब उस पर कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे किसी भी क्वेश्चन में यह आइडेंटिफाई करना है कि क्या x है, क्या x0 x1 xn है। मेन है क्वेश्चन को समझना। ठीक, तो आप आसानी से फॉर्मूले का यूज कर पाओगे। याद करने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि सब कुछ समझने के ऊपर है। जितना ज्यादा समझने का प्रयास करोगे उतना अच्छा होगा, भूलोगे नहीं, एनालाइज कर पाओगे चीजों को और चीजों को फील करके लिख पाओगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। आपके सामने एक क्वेश्चन है, गिवन द वैल्यूज x is equals to 5, 7, 11, 13, 17, fx is equals to 150, 392, 1492, 2366, 5202। ये आपको दिया हुआ है। इवैल्यूएट f9 यूजिंग लेग्रांजेस फॉर्मूला। आपको लेग्रांजेस फॉर्मूले का यूज करके f9 की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मींस दैट कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये आपको x0 है ना, x0 x1 x2 x3 x4 ये आपको ये दिया हुआ है ना, और ये आपको y0 y1 y2 y3 y4 दिया हुआ है। आपको x इज इक्वल्स टू 9 के लिए y की वैल्यू यानी कि fx की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो भाई आपके पास में जो वैल्यूज गिवन है, आप उन गिवन वैल्यूज के लिए पहले लेग्रांजेस फॉर्मूला बनाओगे। फॉर्मूला क्या बनेगा? fx इज इक्वल्स टू x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3, ठीक है, डिवाइड बाय x3 तक ही जाएगा कि x4 तक जाएगा? x4 तक, x माइनस x4 डिवाइड बाय x0 x1 x0 x2 x0 x3 x0 x4 इंटू y0 प्लस x माइनस x0 x माइनस x2 x minus x3 x minus x4 divide by x1 minus x0 x1 minus x2 x1 minus x3 x1 minus x4 into y1 plus similarly बच्चों x minus x0 x minus x1 x minus x3 x minus x4 and divide by x2 minus x0 x2 minus x1 x2 minus x3 x2 minus x4 into y2 एंड प्लस सो ऑन। 2 टर्म्स और आएंगी बच्चों जिसमें यहां पे मल्टीप्लाई में y3 होगा, यहां पे मल्टीप्लाई में y4 होगा। और वो कैसे बनेगा इसको आप इजीली समझ सकते हो। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो इसके बाद में जो टर्म्स बनने वाले हैं 2 टर्म और, आप उनको इजीली समझ जाओगे। इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में बच्चों आपको ये सारी की सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है करेक्टली और बारी बारी से फिर हर टर्म को कैलकुलेट करना है। कुल मिला के 5 टर्म आपके पास में आएंगी, 5 ही है ना? यस, 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज द 5th टर्म। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, टर्म वाइज टर्म कैलकुलेट करना है बच्चों। सारे के सारे जो आपके कोफिशिएंट्स हैं उन सबको कैलकुलेट करना है एंड द फाइनल आंसर ऑफ f9, x की जगह पर आप 9 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 810। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको समय लग सकता है, मैंने तो सामने चीजें लिखी हुई थी तो डायरेक्ट आपको बता दी, लेकिन आप लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और देखो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं यहां पर अगर एक एक चीज भी कर दूं
तो भी वो तुम्हारे लिए काम का नहीं है, क्योंकि तब भी तुम समझोगे ही बस केवल क्लास का। लेकिन असली जो काम है वो है तुम्हारी प्रैक्टिस। जब तक पूरी प्रैक्टिस को कंप्लीट नहीं कर लोगे तब तक तुम्हें फायदा नहीं मिलेगा। सो यहां से जाने के बाद में पूरा का पूरा कैलकुलेशन प्रैक्टिस के साथ में जरूर करना है विद्यार्थियों तुम लोगों को। क्लियर है? नाउ स्टूडेंट, अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन सेज, फाइंड द पॉलिनोमियल fx बाय यूजिंग लैग्रांजेस फार्मूला एंड हेंस फाइंड f3। मतलब x इज इक्वल्स टू 3 के लिए आपको f3 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है भाई, ये छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दम भी नहीं है। x0 आपने मान लिया, x1 इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है कितना 1, x2 इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, x3 इज इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है। ठीक है, y0 की वैल्यू 2 ही है, 2 दी है, y1 की वैल्यू 3 दी है, y2 की वैल्यू 12 दी है और y3 की वैल्यू 147 दी है। y या फिर fx के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आप पहले फॉर्मूला लिख दोगे। आपके पास में x0 से लेके x3 तक के टर्म है, तो आपके पास में 1 2 3 4 कुल मिला के 4 टर्म्स का लैग्रांजेस फॉर्मूला बनेगा। x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 डिवाइड बाय x0 माइनस x1, x0 माइनस x2 डॉट 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 की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही आएगा। इन सब डॉट्स की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर 3 ही टर्म्स बनेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे कंटेंट राइटर ने ये गलती कर दी होगी, ध्यान नहीं रहा होगा उनको, है ना। डैश डैश तब लगाया जाता है जब बीच में और भी टर्म्स हो, लेकिन 3 ही टर्म्स रहेंगी, है ना। इन सभी में आपको जो गिवन वैल्यूज हैं क्वेश्चन में, वो सारी की सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की जगह पर अभी कुछ भी नहीं लिखना है, बिकॉज उसने हमसे कहा है कि पहले आप पॉलिनोमियल फाइंड करो। तो पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बच्चों अपन लोगों को x की जगह पर अभी फिलहाल कुछ भी नहीं रखना है। जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देना है, सिंप्लीफाई करना है। इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, इन तीनों का मल्टीप्लाई करो। जहां पर एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है वहां एक्स क्यूब कॉमन लो, जहां एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है वहां पे एक्स स्क्वायर कॉमन लो, जहां पर एक्स कॉमन आ रहा है वहां पे एक्स कॉमन लो, जहां पे कांस्टेंट टर्म्स है वहां पे कांस्टेंट टर्म्स लो। एंड जब उसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ये आपके पास में पॉलिनोमियल आ जाएगा, लेग्रांजेस पॉलिनोमियल या इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। अब आपको f3 फाइंड करना है, तो इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर 3 सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 की जगह पर, एंड कैलकुलेट दिस, यू विल गेट 35 एज द वैल्यू ऑफ f3। इजी है ना, बहुत इजी है। लेकिन पता है एक एक चीज अगर मैं बोर्ड पे लिख रहा होता ना तो यही क्वेश्चन करने में मेरे को 10 से 15 मिनट लग जाते। दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्मार्ट बोर्ड। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा, फिर से रिपीट करूंगा, प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गड़बड़ रहेगा। थर्ड क्वेश्चन, देखो मेरा उद्देश्य यहां पर यह है कि आप लोगों के साथ में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एग्जाम में वो डिस्कस करना। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को यहां पे आपके साथ में डिस्कस करने का फायदा ये हो जाता है कि आपकी अप्रोच डेवलप होने लगती है कि हाँ, इसमें ऐसा भी सोचा जा सकता था, इसमें ऐसा भी सोचा जा सकता था। ठीक है ना। Now find the distance moved by a particle and its acceleration at the end of 4th second if the time versus velocity data as follow। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है moved by the particle and its acceleration at the end of 4th second, यानी कि 4th सेकेंड पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा और कितना एक्सिलरेशन था वो आपको फाइंड करना है। 2 चीजें फाइंड करना है, जबकि आपको टाइम के साथ में वेलोसिटी दिया हुआ है। अगर आपको टाइम के साथ में वेलोसिटी दिया है तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है, अगर आपको याद हो, v इज इक्वल्स टू होता है ds बाय dt। यानी कि जब डिस्टेंस को t से डिवाइड किया जाता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू t इज कॉल्ड द वेलोसिटी, और एक्सिलरेशन जो होता है वो dv बाय dt होता है। ठीक, ये इट मींस दैट कि पहले हम इस t और v की मदद से v के लिए एक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो v को रिप्रेजेंट करे, उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 4 तक। तो जब v को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में जो भी रिजल्ट आएगा इसको इंटीग्रेट करने के बाद वो आ जाएगा कितना, इंटीग्रेटिंग v विद रिस्पेक्ट टू t वी विल गेट ds, इंटीग्रेशन ds, यानी कि s, यानी कि डिस्टेंस आ जाएगा 0 से लेके 4th सेकेंड तक जो चलने में हमें मिलेगा।
और एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो भी v आएगा उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना, एंड उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे t की जगह पर 4, तो हमें एक्सेलरेशन एट द एंड ऑफ द 4th सेकंड मिल जाएगा। देखो ये फिजिक्स का प्रॉब्लम है, लेकिन फिजिक्स में इंटरपोलेशन कैसे घुस जाता है, कैसे यूज किया जाता है, ये एक अप्रोच है, यही आप लोगों को सीखनी है। तभी तो इस टॉपिक को, या जो आप पढ़ रहे हो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, इसको अप्लाइड मैथमेटिक्स कहते हैं, ठीक है ना। नाउ लुक, सिंस द वैल्यू ऑफ t आर नॉट इक्वी प्लेस्ड, सो वी यूज लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो ये भी ध्यान रखना है कि भैया जो इक्वल इंटरवल अगर नहीं दिया है तो लैग्रांजेस यूज करना है। पता चला आप लोगों ने इक्वल में लैग्रांजेस मार दिया, हालांकि वो भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन लैग्रांजेस से इजी न्यूटन्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड पड़ जाता है, ठीक है। तो भैया ये अनइक्वल इंटरवल था, तो लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करेंगे, v के लिए ये फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, यहां पर x और x0 वगैरह यूज नहीं करा है, तो यहां पर जो आपका t0 है वो है 0, t1 जो है वो है 1, t2 जो है वो है 3, और t3 जो है वो है 4। और उसी प्रकार जो v0 है, एक्चुअल में t और v जो नाम दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही नाम दिया है। v0 जो है वो है 21, v1 जो है वो है 15, v2 जो है वो है 12, और v3 जो है वो है 10। सो दीज आर दी टू वैल्यूज जो हम लोगों ने अज्यूम करी, उनको नाम दिया। अब इनके लिए अगर v के लिए हम फॉर्मूला बनाए, v मतलब vt, है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला बनाएगा लैग्रांजेस, तो वो बनेगा t माइनस t1, t माइनस t2, t माइनस t3 डिवाइड बाय t0 माइनस t1, t0 माइनस t2 इंटू t0 माइनस t3 इंटू v0। इसी तरह से v1 के मल्टीप्लाई में लैग्रांजेस कोफिशिएंट, v2 के मल्टीप्लाई में लैग्रांजेस कोफिशिएंट, v3 के मल्टीप्लाई में लैग्रांजेस कोफिशिएंट। कुल मिलाकर ये 5 वैल्यू थी, तो यहाँ पे 4 वैल्यूज रहेंगी, कोफिशिएंट मतलब लैग्रांजेस कोफिशिएंट 4 रहेंगे v3 तक, v0, v1, v2, v3 तक, ठीक है ना। ये भी तो 4 ही वैल्यूज थी, तो 4 वैल्यूज थी तो 4 ही रहेंगे, है ना, गलती हो गई मुझसे, सही कर लीजिएगा उसको। अब इन सब में सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सॉल्व करा, v इज इक्वल टू ये आपके पास में आया। ये वेलोसिटी के लिए इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है जो कि इस डेटा को रिप्रेजेंट करता है विद्यार्थियों। लेकिन हमें v फाइंड नहीं करना था, हमें फाइंड करना था डिस्टेंस मूव बाय द पार्टिकल। तो डिस्टेंस s इज इक्वल टू 0 to 4 v dt हो जाएगा, यानी v को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया भी था कि क्यों इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी होता है। तो अगर डिस्टेंस आपको फाइंड करना है तो इंटीग्रेट द वेलोसिटी। तो आपने वेलोसिटी को इंटीग्रेट करा, दिस इज योर फंक्शन, इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यू विल गेट द 54.9। दिस इज योर डिस्टेंस कवर्ड एट द एंड ऑफ द 4th सेकेंड, ठीक है। ये आपके पास में वैल्यू हो जाएगी, ठीक। सो ये आपके पास में क्या आ गया विद्यार्थियों, ये आपके पास में आ गया डिस्टेंस, दिस इज योर डिस्टेंस, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना था, एक्सिलरेशन। तो एक्सिलरेशन इज इक्वल टू होता है dv बाई dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू t, एंड इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे, सॉरी डिफरेंशिएट कर देंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा माइनस 15t स्क्वायर प्लस 76t माइनस 105t, और ये तो 0 हो जाएगा, 1/12 एज इट इज आ जाएगा। ये 12 है, नॉट 2, ये 12 आ जाएगा, ठीक है ना। सो एट द एंड ऑफ t इज इक्वल टू 4, इसमें t की जगह पर 4 लिख देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट माइनस 3.4। इसको एक बार फाइनली क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि ये सही है कि नहीं है, अगर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। न्यूमेरिकल मेथड से संबंधित जो बाकी के जो वीडियोस हैं विद्यार्थियों, वो हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट में जमा दिए हैं, और वो सारे के सारे जो वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, एंड दैट वन इज द लास्ट क्वेश्चन। यूजिंग Lagrange's formula express the function 3x square plus x plus 1 upon x minus 1, x minus 2, x minus 3 as a sum of the partial fraction। हम लोगों ने जब पिछली क्लास में फॉर्मूला डिराइव किया था तो हम लोगों ने वहां पे एक ये भी चीज समझी थी
कि जो लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला है वो किसी कंपोजिट फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट या तोड़ने के काम आता है। तो जैसे ये है, अगर इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से कम है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने 11th 12th में प्रोसेस सीखी है, लेकिन लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला से कैसे करते हैं, आइए उसको समझते हैं। So let us evaluate y is equals to 3x square plus x plus 1 for x is equals to 1, 2, 3। हम ये जो तीन फैक्टर्स हैं, इनसे जो x की वैल्यूज मिल रही थी उनके ऊपर हम जो इस पॉलिनोमियल है इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ऊपर वाले को y मान लेते हैं। तो x0 बराबर 1 के लिए y0 ये आया, x1 बराबर 2 के लिए y1 ये आया, x2 बराबर 3 के लिए y2 बराबर ये आया। लैग्रांजेस फॉर्मूला हम बना लेंगे, y इज इक्वल्स टू दिस वन, ये इन वैल्यूज के लिए लैग्रांजेस फॉर्मूला बनाएगा। इसमें सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, x की जगह पर कुछ नहीं रखना है, सिंप्लीफाई कर लेंगे विद्यार्थियों, तो हमारे पास में ये आएगा 2.5 x माइनस 2 x माइनस 3 माइनस 15 x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस 15.5 x माइनस 1 x माइनस 2। ये हमारे पास में आ जाएगा सॉल्व करने के बाद में। अगर देखा जाए तो यही हमारा इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल आ गया है। ठीक है, बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देना है। तो तीन टर्म्स थे, जो x0 x1 x2 था, तो तीन टर्म्स के लिए 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा। अब आपको तो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। सो y इज इक्वल टू क्या था, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये था। दोनों और x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों और, यहां भी और यहां भी। तो नीचे इस तरफ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में डिवाइड करेंगे तो 2.5 x माइनस 2 x माइनस 3 के डिवाइड में, अच्छा पूरे के डिवाइड में लिख दिया, फिर बारी बारी से सबके साथ में करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे ये कट के x माइनस 2 और यहाँ पर x माइनस 3 डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो जरा, ये आपका पूरा का पूरा पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। यहां चाहो तो लिख देना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 से डिवाइड करने के बाद में। तो इस तरह से विद्यार्थियों ये आपका एक पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हम लोगों ने एक कंपोजिट पॉलिनोमियल को या फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। उम्मीद करता हूं कि इन 4 क्वेश्चंस की मदद से आप लोगों को लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, कहां कहां यूज किया जा सकता है, किस तरह के प्रॉब्लम से यूज किया जा सकता है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। अब मैथमेटिक्स के बाद में, अभी जब मैं आपको ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं तो उस समय की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, मुझे नहीं पता है कि आज के बाद इस लेक्चर को कब आप देख रहे होंगे, कितने सालों बाद देख रहे होंगे, कौन होंगे आप, आई डोंट नो। लेकिन आज की प्रेजेंट सिचुएशन में एक मुद्दा चल रहा है, मैं उसके ऊपर केवल अपने विचार आपके साथ में शेयर करूंगा। मैं ना ही किसी का पक्ष लूंगा, ना ही किसी के ऊपर आरोप लगाऊंगा। मैं केवल कुछ बातें जो मैंने सुन रखी हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। आपको उस चीज को वेरीफाई करना है, और जो भी फिर सही निर्णय हो, आपकी बुद्धि जो कहती हो वो आपको करना है, बिना किसी द्वेष, ईर्ष्या, लोभ और मोह के, और पूरा न्याय करते हुए आपको ये काम करना है। ठीक है, चलिए आइए, है ना विद्यार्थियों, 2 से 4 मिनट का डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ में करूंगा। एक बहुत ही चर्चित विषय अभी चल रहा है भारत में। 8 अगस्त को लोकसभा में द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 प्रस्तुत किया गया था। ठीक, इसके ऊपर बहुत बहस हुई और बाद में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी को ये हैंड ओवर कर दिया गया कि भाई आप इसके ऊपर और विचार करिए, लोगों से सजेशन लीजिए, फलाना फलाना ढिमका ढिमका। तो वो प्रोसेस चल भी रही है। जितना मैं समझ पाया हूं, इस चीज को पढ़ पाया हूं कि इस बिल को लाने की वजह क्या थी। देखिए, वक्फ बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ा हुआ एक संस्था है, जो कि मुस्लिम धर्म के जो अनुयायी हैं, अगर वो कोई अपनी जमीन, खुद की जमीन दान करते हैं तो उसे वक्फ कहा जाता है, और उसी जमीन को मैनेज करने के लिए और धार्मिक कार्यों के लिए उस जमीन का प्रयोग हो सके, इसके लिए ये वक्फ बोर्ड सामान्यतः बनाया गया था। अब पिछले लगभग 70 से 75 सालों में जो भी गवर्नमेंट पावर में रही,
वैसे 1924 आज़ादी से पहले ये वक्फ बोर्ड बना था, उसके बाद में कई इसमें अमेंडमेंट हुए। लेटेस्ट अमेंडमेंट 1995 में हुआ, उसके बाद में कुछ और लेटेस्ट 2013 में भी कुछ अमेंडमेंट हुए थे। इस वक्फ बोर्ड के ऊपर ये आरोप लगाए गए कि इस वक्फ बोर्ड को पिछली सरकारों द्वारा कुछ ऐसी पावर्स दी गई जिससे ये कहीं ना कहीं पर जो भारत का जुडिशरी न्यायिक तंत्र है, जुडिशरी सिस्टम है, उसको चैलेंज करता है। मतलब अगर वक्फ बोर्ड ये कह दे कि भाई ये जमीन मेरी है, ठीक है ना, तो फिर आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते किसी कोर्ट में। आपको वक्फ का एक न्यायाधिकरण होता है, उसमें ही जाना पड़ता है। और इसके लिए वक्फ आपको कोई सबूत भी नहीं देगा। उसने कह दिया कि नहीं भाई ये जमीन हमारी है तो ये हमारी है, ऐसा मीडिया में चल रहा है, न्यूज़पेपर्स में चल रहा है, कुछ जगह पर मैंने भी पढ़ा। ठीक, तो भाई इससे काफी असंतोष हुआ। अभी लेटेस्ट जो एक मामला आया था तमिलनाडु का, ठीक है ना, तो तमिलनाडु में एक पूरे गांव को ही वक्फ ने क्या बोल दिया कि भैया ये हमारा है। तो वहां के लोगों ने कहा कि भैया हम तो यहाँ पे 500 सालों से ज्यादा से रह रहे हैं, हमारे पूर्वज, तो ये आपका कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर फिर वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा कि ये क्या कुछ भी बोलते हो आप लोग, है ना, और सभी को बोला कि आप लोग वहीं रहिए, आपको कुछ जमीन खाली करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो इस तरह के केसेस हो रहे थे, और भी कई सारी शिकायतें आती हैं, तो इस तरह के जो केसेस हो रहे थे उसके कारण इस एक्ट को लेकर आना पड़ रहा है। मैंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर स्टडी नहीं करा है, 2-3 जो पॉइंट्स तो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए। तो इस बिल के थ्रू ऐसी पावर जो कहीं ना कहीं पर आपको सुप्रीम बनाती है, और आपने जिसकी प्रॉपर्टी ली है, चाहे वो हिंदू हो या किसी भी धर्म का हो, अगर आपने उसकी प्रॉपर्टी ले ली है तो वो बेचारा लड़ता रहेगा, लेकिन उसकी सुनवाई कोर्ट में नहीं हो पाएगी। आपने ऐसे पावर्स दे दिए थे। तो अब इन्हीं पावर्स को कर्टेल किया जा रहा है। जो भूमि अभी तक वक्फ पास थी उसके डॉक्यूमेंटेशन देखे जाएंगे, और अगर उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली नहीं है तो उसको भारत सरकार अपने अधीन कर लेगी जमीन, ठीक है। तो दिस इज द बिल में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं। अगर ये जो आरोप वक्फ बोर्ड के ऊपर लगे हैं, अगर ये सही है तो इस बिल का समर्थन होना चाहिए, और अगर ये चीजें नहीं हैं उस वक्फ बोर्ड के पुराने कानूनों में, तो फिर हमें इस बिल का विरोध करना चाहिए। लेकिन क्या सही है क्या गलत है, ये किसी के कहने पे नहीं, मेरे कहने पे नहीं, पढ़ के आप लोगों को अपना नजरिया बनाना चाहिए बच्चों, ठीक। किसी भी चीज का नजरिया किसी की बातें सुन के नहीं, फैक्ट्स के आधार पर बनाना चाहिए, फैक्ट्स, ठीक है ना। कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको दिखते हैं कि भाई ये तो अन्याय हो रहा है यार, ये तो गलत है। आप कैसे कहते हैं किसी की जमीन को हड़प सकते हो, हाँ, कोई वहां पर रह रहा है और आपने बोल दिया कि नहीं ये वक्फ का है, दिस इज नॉट राइट, ये गलत है कहीं ना कहीं। और कोई भी चीज हो बच्चों, उसका एक ही आधार होना चाहिए, सत्य और न्याय। सत्य और न्याय से सुसज्जित या फिर उससे परिपूर्ण जो भी तंत्र होगा, जो भी निर्णय होगा, वो हमेशा सबको सुख देगा, किसी को भी नुकसान नहीं करेगा, है ना। नुकसान या कष्ट वो केवल लालची व्यक्तियों को देगा, ईर्ष्यालु व्यक्तियों को देगा, या फिर क्या कहते हैं जो बुरी नीयत से काम कर रहे हैं केवल उनको देगा। लेकिन वो खुशी देगा या फिर सुकून देगा उन लोगों को जो ईमानदार हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं, आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है ना। जो उनको काम दिया जाता है वो ईमानदारी से करते हैं, और लड़ना झगड़ना उनको आता नहीं है। तो जिस माहौल में, जिस एनवायरनमेंट में ऐसे व्यक्ति जो ईमानदार हैं, किसी को परेशान नहीं करते, चुपचाप रहना पसंद करते हैं, है ना, शांतिपूर्ण रहना चाहते हैं, उनको लड़ना झगड़ना नहीं आता है, हमें उन लोगों को एक सेफ एनवायरनमेंट देना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, लड़ने झगड़ने, अगर अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ने झगड़ना पड़ जाए तो दिस इज वेरी बैड, ठीक है ना। तो मेरे पास बस मुझे ये चीजें सुनने में आई, मेरा काम था कि अपने स्टूडेंट्स को इन सब चीजों से अवेयर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब सोशल प्राणी भी हैं। हमारे आसपास हमारे देश में क्या हो रहा है हमें इसकी जानकारी होना चाहिए, और जो सही है उसको सही कहने की हिम्मत भी होना चाहिए, जो गलत है उसको गलत कहने का भी तरीका हमारे पास होना चाहिए, और हम अध्ययन करके निष्कर्ष पे पहुंचे, किसी की बातों को सुन के नहीं। तो इसलिए आप अगर इन सब चीजों में रुचि रखते हैं तो जरूर इन सब चीजों को पढ़िए, समझिए, ठीक है। लेकिन अपने दिमाग पे ज्यादा प्रेशर मत डालिएगा, क्योंकि अभी आपको पढ़ना है, मतलब अभी आप स्टूडेंट हो,
नॉलेज सारी चीजों की रखनी है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होने देना है अपने आप को, क्योंकि कई बार कई सारे जो फैक्ट्स होते हैं, जानकारियां होती हैं, आपको अंदर से डिस्टर्ब भी कर सकती हैं। तो उस केस में आपको अपने मनोभावों पर और अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खूब सारा नॉलेज गेन करते रहिए और देश की तरक्की में अपना योगदान दीजिए, क्योंकि ये देश है तो हम हैं, और ये देश अगर नहीं रहा तो हम भी नहीं रहेंगे। तो हमें अपने लिए, परिवार के लिए और अपने राष्ट्र के लिए सतत प्रयास करना है, अच्छे प्रयास करना है, ईमानदारी से प्रयास करना है और मरते दम तक करते रहना है। जय हिंद, वंदे मातरम।